नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। इस उम्मीद के साथ कि आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी प्रिपरेशंस चरम पर होंगी शायद। साथियों, आने वाले समय में कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इस तरह से, इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से चल रही होनी चाहिए। तो चलिए, आज सामान्य ज्ञान के कुछ और सवालों को आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, मैंने आपके साथ टैट का जो एग्ज़ाम 2022 में कंडक्ट हुआ है जून के महीने में, उसमें जो सामान्य ज्ञान के सवाल हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज आपके साथ पार्ट 4 में डिस्कस करूँगा। इसके साथ ही जो एसएसटी का जो पोर्शन है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, आपका अधिक समय न लेता हुआ दोस्तों, आज का पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप पुराना वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 दोस्तों, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पिछला अगर आपने वीडियो देखा होगा, पिछला वीडियो काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है पिछला वीडियो थोड़ा लेंथी बन गया था। मैं अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ कि वीडियोज़ जो हैं वो छोटे से छोटे रहें। 20 ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 22-23 मिनट का एक वीडियो होना चाहिए, ये मेरी समझ है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, वो वीडियो को ज़्यादा लंबा अगर वीडियो बन जाए, वो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं देखते। हालांकि वीडियो जितना लंबा होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन होगी, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वीडियो छोटे से छोटा रखा जाए। पर एक बात का आप ध्यान रखें कि अगर वीडियो लेंथी भी है तो आप उस वीडियो को पूरा देखा करें। कई बार क्या होता है कि कुछ एक सवाल होते हैं जिनको डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से सवाल आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो लंबे बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, इस पर हम विचार करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 106 है कि यूरोपियन संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 18। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में जो फ्लैग है, जो झंडा है इसमें, जिसमें नीले कलर की पृष्ठभूमि है, उसमें 12 झंडे बने हुए हैं दोस्तों, 12 स्टार उसमें बने हुए हैं। झंडे उसमें उतने सारे हैं जितने कि यूरोपियन यूनियन में जितने कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ के झंडे भी इसमें हैं, लेकिन इसमें सोने के जो सितारे हैं वो 12 हैं। यूरोपियन यूनियन, अगर आपको सवाल पूछा जाए कि यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है वो नवंबर के महीने में 1993 में इसकी स्थापना हुई। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि यूरोपियन यूनियन कितने देशों का एक समूह है, तो ये वर्तमान में 27 देशों का समूह है दोस्तों। हाल ही में कुछ 2-3 साल पहले यूरोपियन यूनियन से एक कंट्री अलग हुआ, उसका नाम है यूके, यानी कि ब्रेग्जिट। अगर आपने टर्म सुनी होंगी ब्रेग्जिट, तो ब्रेग्जिट जो है ये ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट है। तो अगर आपको सवाल पूछा जाए कि कौन सा देश यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, तो वो ब्रिटेन है, जिसको हम यूके भी कह सकते हैं। यूरोपियन यूनियन का जो स्थापना हुई है दोस्तों, वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस वर्ल्ड वॉर में अधिकांश कंट्रीज़ जो लड़ने वाले थे वो यूरोप के ही थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो देश बिखर गए। तो ये देश एक साथ मिल करके काम करें और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए समर्पित रहें, इसीलिए यूरोपियन यूनियन का संगठन, यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई। तो चलिए नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 107 है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1991। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो है ये पर्यावरण की रक्षा करने और विकास के लिए ये सम्मेलन करवाया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया है वो 1992 में किया गया, 1992 में इसका सम्मेलन किया गया। शीत युद्ध के बाद शीत युद्ध जो अमेरिका और उसके सहयोगी कंट्रीज़ और सोवियत संघ के बीच में जो हुआ 1945 से 1991 तक ये चला शीत युद्ध, 1945 से 1991 तक ये चला शीत युद्ध। इसके बाद जो है पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी कर्नाटक। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन
ऑप्शन बी दोस्तों, माफ़ कीजिए, ऑप्शन ए भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। आपको जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो भारत में जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 शैलियाँ हैं दोस्तों। एक तो कथक है। कथक आपको यदि पूछा जाए कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जो कथक है वो उत्तर भारत का या फिर हम कहें उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसके बाद अगर हम देखें केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक तो है दोस्तों केरल में जो एक है कथकली। केरल में एक तो है कथकली और दूसरा है केरल में जिसको हम कहते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम और कथकली जो है ये केरल के शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद अगर हम और नीचे जाएँ तो केरल के बाद है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में है ऑप्शन, जैसे हमने ये देखा भरतनाट्यम। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों उसका नाम है कुचिपुड़ी। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा और ऊपर जाएँ तो उड़ीसा में ओडिसी है, उड़ीसा से और हम थोड़ा सा इधर को जाएँ तो आसाम में जो शास्त्रीय नृत्य है वो है स्त्रिया। और उसके बाद थोड़ा सा इधर को जाएँ तो मणिपुर में है मणिपुरी। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये जो 8 शास्त्रीय नृत्य है ये आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में जो भारत की सांस्कृतिक मंत्रालय है दोस्तों उसने छऊ को जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता है उसको भी राष्ट्रीय नृत्य में शामिल किया है। एक बार इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 109 दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1669 में, 1689 में, 1699 और 1679। जो खालसा पंथ है दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई है। 1699 बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये की गई है। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे, या फिर हम कहें सिखों के 10 गुरु थे। सिखों में जो 10 गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ये सवाल आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो सिखों को एक सैनिक शक्ति के रूप में किसने कन्वर्ट किया, तो इसका आंसर भी गुरु गोविंद सिंह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 110 और वो है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के आसान सवाल आपको आते होंगे। सबसे पुराना जो वेद है दोस्तों वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आपको टोटल मंडल पूछा जाए तो कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आपको सवाल पूछा जाए ऋग्वेद में देवी देवताओं को जो समर्पित जो सूक्तियाँ हैं श्लोक जो हैं वो कितने हैं, वो 1028 है। एग्जाम में सवाल पूछा गया है देवी देवताओं को समर्पित श्लोक ऋग्वेद में कितने हैं, तो 1028। सवाल पूछा है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा श्लोक किस देवता के लिए है, तो वो इंद्र के लिए है। और ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता अगर आपको पूछा जाए तो वो इंद्र ही है, जिसको हम पुरंदर भी कहते हैं या फिर युद्ध का देवता भी आपको कहते हैं। अगर सवाल पूछा जाए कि कौन से वेद में संगीत का जिक्र किया गया है, तो संगीत जो है दोस्तों सामवेद है। संगीत जो है ये सामवेद में है। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं या जो श्लोक हैं उनको एक संगीतमय तरीके से गाने के लिए ही सामवेद की रचना हुई है। उसके अलावा आपको सवाल पूछा जाए, जो आपको सवाल यदि पूछा जाए कि ऋग्वेद में कौन सा वो वेद है जिसमें धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर जो कर्मकांड हो, तो वो यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद 4 वेदों में से एक ऐसा वेद है जो कि गद्य में और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है, तो वो उसका आंसर होगा वो होगा यजुर्वेद। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा वेद है अथर्ववेद में जो तंत्र मंत्र या फिर मैं कहूँ जो जादू टोना है, आपको सवाल पूछा जाए कि किस वेद में तंत्र मंत्र या फिर जादू टोने का जिक्र है, तो उस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा अथर्ववेद। हाँ, एक सवाल अथर्ववेद से और आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो सभा है और जो स्मृति है, सभा और स्मृतियों को किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है, तो इस सवाल का जवाब भी अथर्ववेद होगा। चलिए आज वेदों से अक्सर आपको एग्जाम में दोस्तों सवाल देखने में मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया?
ऑप्शन ए है दोस्तों 1956, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1996। भारतीय संविधान में अब तक 105 संशोधन हुए हैं कुल। एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा। वैसे 105 संशोधन अब तक भारतीय संविधान में हो चुके हैं। उन 105 संवैधानिक संशोधनों में जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 में किया गया। 1976 में 42वां संशोधन किया गया। 42वें संशोधन को हम लघु संविधान की संज्ञा भी देते हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाए कौन सा भारतीय संवैधानिक संशोधन है जिसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, वो है 42वां संशोधन। मैं पिछले वीडियो में इनको ये जो संवैधानिक संशोधन है कुछ इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं 42वें संशोधन से कुछ एक सवाल जो बनते हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया 42वें संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं। जब 42वां संशोधन किया गया 1976 में, इसमें 2 नए भाग जोड़े गए। एक भाग जोड़ा गया 4 क यानी कि 4A, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य अगर आपको सवाल पूछा जाए मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है तो आंसर होगा 4 क। और अनुच्छेद यदि पूछा जाए तो अनुच्छेद होगा 51A या 51 क। आपको सवाल पूछा गया मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया तो इसका आंसर होगा 1976। 42वें संशोधन में दोस्तों जो लोकसभा या और जो विधानसभाएं हैं उनके कार्यकाल क्योंकि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इस कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। पर इसके बाद 1978 में 1978 में भारतीय संविधान में 44वां संशोधन किया गया। 44वें संशोधन में ये जो लोकसभा और विधानसभाओं को कार्यकाल जो बढ़ा दिया गया था इसको दोबारा 5 वर्ष का कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 क और 14 क दूसरा जो भाग जोड़ा गया वो जोड़ा गया 14 क, जिसमें कि प्रशासनिक अधिकरणों और जो अन्य मामलों में जो अधिकरण है उनका उसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है दोस्तों, राष्ट्रपति को जो मंत्री परिषद है, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद जिसको हम कैबिनेट भी कहते हैं, मंत्री परिषद की सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया गया 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। यंग इंडिया पत्रिका जो है महात्मा गांधी ने ये पत्रिका लिखी है। महात्मा गांधी के द्वारा 4 पत्रिकाओं को शुरू किया गया। एक है यंग इंडिया। उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है हरिजन पत्रिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। हरिजन पत्रिका जो है एक साप्ताहिक यानी कि वीकली मैगजीन ये थी। इसको महात्मा गांधी ने 1933 यानी कि 1933 में शुरू किया। 1933 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट होता है जिसको हम पूना समझौता भी कहते हैं। पूना समझौता या पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में 1932 में हुआ, 1932 में हुआ। जिसके बाद महात्मा गांधी ने हरिजनों के लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो है हरिजनों के लिए ही कार्य करता रहूँगा। तो जिस संदर्भ में उन्होंने एक पत्रिका भी चालू की, हरिजन पत्रिका, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई एक और पत्रिका है जिसका नाम है नवजीवन। और अगर आपको सवाल पूछा है महात्मा गांधी, क्योंकि भारत आने से पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में काम किया, तो दक्षिण अफ्रीका में भी महात्मा गांधी एक अखबार निकाला करते थे, एक पत्रिका निकाला करते थे जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। इंडियन ओपिनियन दोस्तों एक बार मैं लिख लेता हूँ। इंडियन ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम के हिसाब से। ओपिनियन आपको यदि सवाल पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई पत्रिका या अखबार कौन सा था, तो आंसर होगा दोस्तों इंडियन ओपिनियन। ध्यान रखें, बाकी ये जो पत्रिकाएं हैं ये महात्मा गांधी ने भारत में शुरू की हैं। नेक्स्ट देखें, अगर आपको सवाल पूछा जाए महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई कुछ किताबें अगर पूछा जाए, तो महात्मा गांधी ने जैसे हिंद स्वराज किताब लिखी है। हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा ये किताब लिखी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर महात्मा गांधी ने लिखा है सत्य के प्रयोग, ये पुस्तक जो है ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है।
तो ये कुछ एक किताबें हैं जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई और एग्ज़ाम में जो पूछी जाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कई किताबें लिखी हैं जिनमें कि एग्ज़ाम में आपको एक तो पूछा जा सकता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक और किताब लिखी जिस किताब का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी, और एक और उनकी किताब है जिस किताब का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इस तरह से और भी कुछ किताबें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई हैं, बट ये कुछ किताबें हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए हसन खान, ऑप्शन बी जमाल खान, ऑप्शन सी बैरम खान, ऑप्शन डी फरीद खान। तो शेरशाह सूरी का जो असल नाम था दोस्तों, वास्तविक नाम, वो था फरीद खान शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था। आपको सवाल पूछा जा सकता है सलीम या फिर शेखू। मैंने पिछले वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया। ये सलीम या फिर शेखू जो है, ये जो नाम था ये था जहांगीर का ही बचपन में नाम था सलीम। आपको सवाल पूछा जाए कि जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ जिसने ताजमहल, लाल किला और जो जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, तो इन तीनों का जो निर्माण किया शाहजहाँ ने किया। और शाहजहाँ का जो बचपन का जो नाम था वो था खुर्रम। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। जैसे आपको सवाल पूछा जाए औरंगज़ेब किस नाम से प्रचलित था? तो औरंगज़ेब को जिंदा पीर भी कहते थे, जिंदा पीर या फिर आलमगीर जो है, ये भी औरंगज़ेब इन दोनों नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। आपको सवाल पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी का क्या नाम था बचपन का? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था दोस्तों वो था अली गुरशप। एग्जाम में पूछा गया सवाल है अली गुरशप। तो ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा है। जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है सल्तनत काल में जौना खान के नाम से कौन राजा जाना जाता था? जौना खान। तो जौना खान जो है दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। इस तरह से एग्जाम में ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 114 है दोस्तों, कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए एलोरा, ऑप्शन बी सांची स्तूप, ऑप्शन सांची, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी मथुरा। तो जो कैलाश मंदिर है दोस्तों, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा में। एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा हो गया, अजंता हो गया, ये जो औरंगाबाद में जो गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाओं के अंदर ही कैलाश मंदिर है। तो ये आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन बी लगभग 12 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन सी लगभग 10 करोड़ किलोमीटर और ऑप्शन डी लगभग 20 करोड़ किलोमीटर। तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है दोस्तों वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 14.96 या 98 किलोमीटर है। आप इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन सी मौर्य सभ्यता और ऑप्शन डी गुप्त सभ्यता। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन ए है। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता की जब खोज की गई उससे पहले भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी वैदिक सभ्यता। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की तो फिर उसका जो रेडियो कार्बन डेटिंग किया गया। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है ये जो अवशेषों की आयु का पता लगाने की एक विधि है। तो इससे पता लगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो तकरीबन वो वैदिक सभ्यता से भी पुरानी है। क्योंकि वैदिक सभ्यता के दोस्तों हमें जो हड़प्पा सभ्यता के हमें जो अवशेष मिले हैं वो खुदाई से मिले हैं, और वैदिक सभ्यता जो है ये इसमें जो साहित्यिक जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी है। उसके बाद जो सभ्यता हुई वो हुई वैदिक सभ्यता। उसके बाद सभ्यता जो हुई वो मौर्य सभ्यता हुई। उसके बाद जो है गुप्त सभ्यता हुई दोस्तों। इनका आपको क्रम भी पूछा जा सकता है। तो ये सबसे पहले हड़प्पा, उसके बाद वैदिक, उसके बाद मौर्य सभ्यता, उसके बाद गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 117 है दोस्तों, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो आई होप ये सवाल आपको ज्ञात होगा। महाभारत का जो युद्ध हुआ दोस्तों वो कुरुक्षेत्र में हुआ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। राजगृह से आपको सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि जो बौद्ध संगतियाँ जो हुई हैं, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। सबसे पहली बौद्ध संगति जो है वो राजगृह में की गई। और सबसे पहली बौद्ध संगति जो है राजगृह में एक राजा था जिसका नाम था और ये जो पहली बौद्ध संगति हुई एक हरिंग वंश से एक राजा था जिसका नाम था अजातशत्रु। तो उसके समय पर पहली बौद्ध संगति की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, और क्वेश्चन नंबर 118 है सुल्तान किस भाषा का शब्द है? अरबी, यूनानी, लातीनी और फ्रांसीसी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है सुल्तान जो है दोस्तों ये अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 119 है माफ़ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 119 है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1992। जो सोवियत संघ जो है दोस्तों, सोवियत संघ जिसको हम USSR भी कहते हैं, तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1991 में भारत में आपको सवाल पूछा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति भारत ने कब चालू की या कब शुरू की भारत सरकार ने? तो ये भी 1991 में शुरू की है। हालांकि इन दो घटनाओं का आपस में ऐसा नहीं है कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, पर आपको सवाल एग्जाम में पूछा जाता है भारत में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई? आंसर होगा 1991। और जो USSR यानी कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो भी 1991 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो जो गुट निरपेक्ष देश हैं जिनको हम नॉन अलाइंड कंट्रीज भी कहते हैं, उनका जो प्रथम सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों ये 1961 में, ये यूगोस्लाविया एक कंट्री है जिसमें बेलग्रेड है। तो बेलग्रेड में 1961 में बेलग्रेड यानी कि यूगोस्लाविया इस देश में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसी तरह इसके 1-2 पार्ट और बचते हैं जिसमें कि HPG के या फिर जो एनवायरमेंटल साइंसेज हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मेरे ख्याल से 2 वीडियोज़ में वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो उसके लिए बनाने की, बट मुझे लगता है कि 2 वीडियोज़ उसके लिए और लगेंगे। और भी आपके लिए कुछ नए वीडियोज़ मैं आपके साथ लेकर के आता रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।